मैं पिछले 17 वर्षों से वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम का संचालन करता आ रहा हूँ। अब मेरे आश्रम में बच्चों और वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। इसके लिए मुझे हर महीने एक बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया मानवता के लिए खाता संख्या 922-0100-387567 और IFSC कोड UTIB 00000618 पर कम से कम ₹1 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना हो सके हर महीने एक फिक्स राशि मानव सेवा में डोनेट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के सहयोग से और बड़े स्तर जाकर मजदूरों के लिए खाना, गरीब लोगों के मुफ्त इलाज और उनके बच्चों की शादी में मदद जैसी कार्य कर सकूं। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचाना है। साथ ही हम सिर्फ सूचनाओं को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है। वैसे हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम लोगों तक सही, सटीक और प्रत्यक्ष सूचनाएं पहुंचाएं। लेकिन हम सभी सूचनाओं का पूरी तरह से सच होने का दावा नहीं करते, क्योंकि कभी कभी हमें सही सूचना लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। तो यदि कभी इस वीडियो पर विश्वसनीयता का सवाल उठता है तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिकर्ष और आप देख रहे हैं द बिग क्राइम। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो ज्योतिष के कहे अनुसार अपनी जिंदगी जीता है और उसको सफलता भी मिलती है, लेकिन उसी ज्योतिष के द्वारा दी गई एक सलाह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। तो चलिए कहानी को शुरुआत से देखते हैं। ये कहानी है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के छोटे से गांव तूतीकोरन में एक शख्स रहता था जिसका नाम था पी राजगोपाल। पी राजगोपाल के पिता एक किसान थे और प्याज की खेती करते थे, लेकिन राजगोपाल खेती करना नहीं चाहता था। इसलिए वह साल 1973 में चेन्नई आ जाता है और चेन्नई के केक नगर में एक किराने की दुकान खोल लेता है। करीब 7-8 साल ये दुकान चलता है। इसी दौरान एक दिन एक सेल्समैन केक नगर में खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट तलाश रहा था, लेकिन उसे नहीं मिला। उसी वक्त राजगोपाल के दिमाग में रेस्टोरेंट खोलने का प्लान आया। अब रेस्टोरेंट खोलने के लिए उसने एक ज्योतिष से सलाह लिया, क्योंकि वो ज्योतिष में काफी विश्वास करता था। तो ज्योतिष ने कहा कि तुम एक रेस्टोरेंट खोलो, तुम्हें काफी तरक्की मिलेगी। इसके बाद राजगोपाल अपने मित्र गणपति अय्यर के पास गया और एक रेस्टोरेंट खोलने की बात कहा। गणपति का एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, लेकिन वो अच्छे से नहीं चल पा रहा था। तो गणपति ने अपने रेस्टोरेंट को राजगोपाल के हाथों भेज दिया। इसके बाद राजगोपाल साल 1981 में अपने एक रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम रखा सरवना भवन। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब कोई बिजनेस करता है तो वो सस्ते सामान और कम रुपए का स्टॉक रखता है, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। लेकिन राजगोपाल ने इसके बिल्कुल उल्टा किया। उसने खाने में शुद्ध नारियल के तेल और अच्छी क्वालिटी की सब्जियों का इस्तेमाल किया और शुरुआत में उसने अपने रेस्टोरेंट के हर आइटम का दाम ₹1 रखा। इसके अलावा राजगोपाल अपने स्टाफ को अच्छी सैलरी के साथ साथ उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और मेडिकल जैसी फैसिलिटी भी देता था, जिसके वजह से लोग उसके रेस्टोरेंट में काफी ईमानदारी और मेहनत से काम करते। लेकिन कुछ ही दिन बाद राजगोपाल का रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर पहुंच गया, क्योंकि राजगोपाल का खाना शुद्ध नारियल के तेल और अच्छी क्वालिटी के मसालों से बनता था और दाम भी काफी कम था, जिसकी वजह से उसे काफी नुकसान हुआ। मगर ज्योतिष के कहने पर राजगोपाल ने खाना बनवाना जारी रखा। अब धीरे धीरे लोगों के मुंह को सस्ता और अच्छा खाने का चस्का लग गया। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कुछ महीने बाद सरवना भवन एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट बन गई। सरवना भवन ने राजगोपाल को इतनी तरक्की दी कि अब उसके रेस्टोरेंट की चेन इटली, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई अन्य देशों में खुल चुकी थी। महज 20 सालों में इतनी प्रसिद्धि मिल जाना कोई साधारण सी बात तो थी नहीं। इसी के चलते राजगोपाल को ज्योतिष में अब इतना विश्वास बढ़ गया कि अपनी फोटो के साथ साथ उसने ज्योतिष की फोटो हर एक रेस्टोरेंट में लगवा दी। अब राजगोपाल के पास अथाह पैसा आ गया था और उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके जिंदगी में अपना कोई परिवार नहीं था। इसका वजह यह था कि इन 20 सालों में राजगोपाल ने 2 शादियां की, लेकिन दोनों ही शादियां ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। एक दिन उसने ज्योतिष से इस बारे में बात की तो ज्योतिष ने उसको तीसरी शादी करने की सलाह दी और कहा कि ये शादी तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी। इसी दौरान ऑफिस में जीव ज्योति नाम की एक लड़की आती है जो ऑफिस की असिस्टेंट मैनेजर की बेटी थी। उस वक्त जीव ज्योति की उम्र करीब 21 साल थी और उसने संथा कुमार नाम के एक शख्स से लव मैरिज की थी और दोनों मिलकर एक ट्रैवलिंग एजेंसी खोलना चाहते थे, इसलिए राजगोपाल से कुछ रुपए उधार लेने आई थी। उस समय तो राजगोपाल उसे रुपए दे देता है, लेकिन उसको जीव ज्योति इतनी पसंद आती है कि उसी से तीसरी शादी करने की ठान लेता है। अब चाहे रात हो या दिन राजगोपाल जीव ज्योति को रोज कॉल करने लगता है और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तो वो जीव ज्योति और उसके पति के बीच आपस में झगड़ा करवाने के लिए महंगे महंगे तोहफे उसके घर भेजता है। शुरू में तो जीव ज्योति और उसके पति को ये बात बहुत अजीब लगती है कि आखिरकार इतना बड़ा बिजनेसमैन उन्हें तोहफे क्यों भेजेगा। इस बात को पता लगाने के लिए जीव ज्योति राजगोपाल के पास जाती है और पूछती है कि आप मुझे इतने तोहफे क्यों भेज रहे हैं। तो जवाब में राजगोपाल कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही जीव ज्योति ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। राजगोपाल को ना सुनने की आदत नहीं थी, तो उसने जीव ज्योति को धमकी दी और उसके पति के साथ कई बार मारपीट भी की। अब राजगोपाल के डर से जीव ज्योति और उसके पति ने चेन्नई शहर छोड़ने का फैसला किया। इसी दौरान 28 सितंबर 2001 की रात राजगोपाल अपने 5 लोगों के साथ उसके घर पहुंच जाता है और जीव ज्योति के सामने शादी का ऑफर रखता है। जीव ज्योति एक बार फिर शादी का ऑफर ठुकरा देती है। इसके बाद राजगोपाल के उन 5 लोगों ने जीव ज्योति के पति संथा कुमार को जबरन कार में बैठा लिया और वहां से काफी दूर एक सुनसान गोदाम में लेकर चला गया।
इन लोगों के जाने के बाद जीव ज्योति तुरंत भागते हुए पुलिस थाने पहुंची और सारी बात बताई, लेकिन पुलिस ने उसकी कंप्लेन लिखने से साफ मना कर दिया। इसी बीच अचानक 12 अक्टूबर को संथा कुमार अपनी जान बचाते हुए किसी तरह किडनैपर के चंगुल से भाग निकला और सीधा कमिश्नर के पास पहुंचा और पूरी कहानी बताया। अब पुलिस के पास कोई चारा नहीं था, तो इस बार पुलिस को कंप्लेन लिखनी ही पड़ी। अब जब कंप्लेन लिखी गई तो जीव ज्योति और उसके पति को लगा कि मामला सुलझ गया, लेकिन वहाँ 6 दिन बाद या 18 अक्टूबर को संथा कुमार फिर से गायब हो जाता है और लगातार जीव ज्योति पर राजगोपाल शादी करने का दबाव बनाने लगता है। लेकिन फिर भी जब जीव ज्योति अपने फैसले पर अड़ी रही तो कोडाईकनाल के पास स्थित चोल के जंगल से वन विभाग के अधिकारियों को खून से लथपथ संथा कुमार की लाश मिली। इसके बाद अपनी पति की हत्या से दुखी होकर जीव ज्योति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने पति के हत्यारों के खिलाफ केस चलाने की मांग की। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर राजगोपाल के ऊपर हत्या और अपहरण का केस दर्ज हुआ और चेन्नई पुलिस ने 23 नवंबर 2001 को राजगोपाल को पकड़कर जेल में डाल दिया। जीव ज्योति की ओर से केस मजबूती से न लड़े जाने और राजगोपाल के अमीर होने के चलते केस उसकी ओर पलट गया और महज 1.5 साल सजा काटने के बाद 15 जुलाई 2003 को उसे जमानत मिल गई। इसके बाद जीव ज्योति और उसके परिवार वालों ने लड़ाई तेज कर दी। फिर साल 2004 में चेन्नई की एक विशेष अदालत ने राजगोपाल और हत्या में संलिप्त 5 अन्य लोगों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई, लेकिन जीव ज्योति अदालत के फैसले से नाखुश थी। इसके बाद वो इस मामले को लेकर चेन्नई हाईकोर्ट पहुंची। यहाँ करीब 5 साल तक सुनवाई चलने के बाद साल 2009 में हाईकोर्ट ने दोषियों को 10 साल की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद की सजा में बदल दिया और इसी इरादतन हत्या और हत्या की साजिश का मामला बताया। साथ ही 55 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। अब उम्र कैद की सजा सुनकर राजगोपाल काफी परेशान हो गया। इसके बाद राजगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए राजगोपाल को 7 जुलाई 2019 तक सरेंडर करने का आदेश दिया, लेकिन राजगोपाल 4 जुलाई को ही अस्पताल में एडमिट हो गया। 8 जुलाई को कोर्ट में उसके वकील ने राजगोपाल की तबीयत बिगड़ने का हवाला दिया और उसकी बीमारी के आधार पर सजा को कुछ दिन आगे बढ़ाने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि केस के दौरान राजगोपाल ने अपनी बीमारी का जिक्र नहीं किया है, इसलिए उसे सरेंडर करना ही पड़ेगा। तब 9 जुलाई 2019 को राजगोपाल एक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए पहुंचा और सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के 9 दिन बाद 18 जुलाई 2019 को जेल में ही हार्ट अटैक से पी राजगोपाल की मौत हो गई। विश्वास और अंधविश्वास में थोड़ा ही फर्क है। राजगोपाल को अंधविश्वास के ही चलते अपनी ज्योतिष पर इतना भरोसा हो गया था कि उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी में सिर्फ सफलता ही लिखी है, और इस बात का ऐसा घमंड कि किसी को मारने तक की साजिश करने में उसे कोई संकोच नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी ढोसा किंग पी राजगोपाल की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और साथ ही इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाए। अब मैं मिलूंगा किसी नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।